नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेशचंद मीणा से आचार्य भूगोल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर ऑनलाइन वीडियो की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे आज अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। प्रिय बच्चों, अपरदन के जो 5 प्रमुख कारक हैं उनमें प्रवाहित जल, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, हिमानी तथा पवनें प्रमुख हैं। ये पांचों जो कारक हैं यह अपक्षय के द्वारा जब चट्टानों का विघटन होता है भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक रूप से, तब उन अपघटित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में इन 5 कारकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, निर्मित होती हैं। जो भी इनसे संबंधित क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का, नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तथा पुरानी स्थलाकृतियाँ समाप्त होने लगती हैं। इन्हीं कारकों में जो प्रमुख कारक है अपरदन का वो है प्रवाहित जल अथवा नदी। जब भी कभी वर्षा ऋतु आती है तो धरातल पर जल एक धारा के रूप में बहने लगता है, जिन्हें नदी नालों के रूप में जाना जाता है। अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं जो वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, परंतु कुछ नदियाँ नित्यवाही होती हैं अर्थात वर्ष भर बहती हैं, जिनकी उत्पत्ति ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर आदि से होती है। तो ये नदियाँ जब अपने उद्गम स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं और समुद्र में विलीन होती हैं अथवा किसी अन्य नदी में विलीन होती हैं, तब इन नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का अपने मार्ग में निर्माण होता है अथवा पूर्व निर्मित स्थलाकृतियाँ विघटित होती हैं। नदी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा मॉन्काउस डिक्शनरी के अनुसार नदी धरातल पर बहने वाली जलधारा है जिसका उद्गम किसी स्रोत, हिमानी या धरातल पर एकत्रित वर्षा जल से होता है। कहीं से भी नदी का उद्गम हो सकता है। ये 3 आपको स्थान दे रखे हैं। स्रोत अर्थात कोई भी प्राकृतिक रूप से कोई झरना या भूमिगत जल का स्रोत बाहर निकल रहा है, उस जल से नदी का उद्गम हो सकता है। हिमानियों का जल पिघलने से नदी का उद्गम हो सकता है, अथवा धरातल पर एकत्रित वर्षा जल से, यानी कि वर्षा का जल जब धरातल पर एकत्रित होता है और वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर बहने लगता है, तब नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से नदी धरातल पर बहने वाली वह जलधारा है जिसका उद्गम किसी स्रोत, हिमानी अथवा धरातल पर एकत्रित वर्षा जल के कारण होता है। नदी का जो स्वरूप है उस स्वरूप को भूमि के ढाल द्वारा अथवा जलवायु के द्वारा प्रभावित किया जाता है। जिस दिशा में भूमि का ढाल होता है उसी दिशा में जल बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। इसके विपरीत जलवायु भी नदी के जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्रभावित करती है। वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में नदियाँ अधिक पानी को लेकर प्रवाहित होती हैं या केवल कुछ समय के लिए प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म काल में अधिकतर नदियों में जल सूख जाता है या बहुत कम हो जाता है। केवल कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलज नदी। ये ऐसी नदियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति या जिनका उद्गम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता है, जहाँ पर बर्फ़ के विशाल भंडार हैं, बड़े बड़े हिमनद अथवा ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद हैं। तो इन स्थानों से गुजरने वाली नदियाँ पूरे वर्ष भर बहती रहती है। प्रत्येक नदी का अपना एक क्षेत्र होता है और उस संपूर्ण क्षेत्र का पानी नदी नालों द्वारा एकत्रित होकर उस नदी के अंदर आता है।
तो किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों का जो क्रम होता है, जो सिस्टम होता है, उस क्रम को अपवाह तंत्र अथवा ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब भी वर्षा होती है, वर्षा का जो भी जल है वो विभिन्न नदी नालों के रूप में बहता हुआ एक नदी में जाकर मिल जाता है, तो वो उस संपूर्ण उस नदी का ड्रेनेज सिस्टम अथवा अपवाह तंत्र कहलाता है। जितने क्षेत्र पर कोई नदी अपनी सहायक नदियों सहित प्रवाहित होती है, वह कुल क्षेत्र उस नदी का अपवाह बेसिन कहलाता है। मुख्य नदी के साथ साथ जो भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों का ड्रेनेज सिस्टम मिलाकर उस नदी का संपूर्ण अपवाह बेसिन बन जाता है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का जो अपवाह बेसिन है, उस अपवाह बेसिन में गंगा, यमुना, चंबल, ये जो भी सहायक नदियां हैं गंगा की अथवा सहायक की भी सहायक नदियां हैं, उन सभी का अपवाह तंत्र मिलकर एक ड्रेनेज बेसिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब भी कोई बड़ी नदी में छोटी नदी जाकर मिलती है, तो उस छोटी नदी को बड़ी नदी की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी बड़ी नदी है और गंगा नदी में यमुना नदी आकर मिल जाती है, तो यहाँ पर गंगा नदी तो मुख्य नदी हो जाती है और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी कहलाती है। अर्थात वह छोटी नदी जो अपने जल को किसी बड़ी नदी में ले जाकर डाल देती है, तो छोटी नदी बड़ी की सहायक नदी कहलाती है। विभिन्न जो नदियाँ होती हैं, संसार में हजारों नदियाँ बहती हैं, भारत में भी हजारों नदियाँ हैं। तो ये जो हजारों नदियाँ हैं, उन हजारों नदियों का एरिया किस प्रकार से विभाजित होता है, तो विभिन्न जो नदियों का अपवाह बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, उस बेसिन को पृथक करने वाली उच्च भूमि, जो ऊंची भूमि है, ऊंचा भूभाग है, जिसकी वजह से एक दिशा का जल दूसरी नदी में जाता है और दूसरी दिशा का जल अलग नदी में जाता है, तो वह उच्च भूमि वाटर डिवाइड अथवा जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला को लेते हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिम साइड की जो नदियां हैं वो पश्चिम की तरफ बहती हैं और पूर्व साइड की नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर एक जल विभाजक का कार्य करती है, अर्थात एक दिशा का जल दूसरी दिशा में नहीं जा पाता। इसी प्रकार से जो नदियों का प्रकार है, नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नित्यवाही नदियाँ अर्थात जो परमानेंट बहती हैं, पूरी साल भर बहती हैं। अनित्यवाही नदियाँ अथवा सीजनल नदियाँ जो केवल कुछ समय के लिए या एक सीज़न विशेष में बहती हैं, एक मौसम विशेष में बहती हैं। और अल्पकालिक नदियाँ जो केवल वर्षा के टाइम पे कुछ समय के लिए बहती हैं और बाद में बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं, नित्यवाही, अनित्यवाही और अल्पकालिक। नित्यवाही नदियाँ वह कहलाती हैं जिन नदियों में वर्ष भर पानी बहता रहता है। इन नदियों की उत्पत्ति अधिकांशतः ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है अथवा ग्लेशियर से होती है, या फिर जो भूमिगत जल के स्रोत होते हैं परमानेंट, वहाँ से नित्यवाही नदियों की उत्पत्ति होती है। अनित्यवाही नदियाँ वो होती हैं जिनमें थोड़े समय के लिए पानी बहता है, जैसे वर्षा काल में पानी बहने लग जाता है। इन्हें मौसमी नदी भी कहते हैं कि मौसम विशेष के साथ ये बहने लग जाती हैं, शुष्क मौसम में ये सूख जाती है। इसी प्रकार से अल्पकालिक सरिताल अथवा अल्पकालिक नदियाँ भी होती हैं जो केवल बारिश के दिनों में या 10-15 दिन के लिए, महीने 20 दिन के लिए ही बहती हैं और उसके बाद में हल्की फुल्की बारिश में उन नदियों में पानी नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से ये 3 नदियों के प्रकार हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। अर्थात जो भी ये ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन के बारे में आपने पढ़ा,
तो एक नदी का संपूर्ण जो तंत्र है, संपूर्ण क्रम है, उस क्रम को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम अर्थात एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ किस प्रकार का अपना प्रतिरूप बनाती हैं, तो उन प्रतिरूपों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। एक सामान्य जानकारी के लिए आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जालीनुमा प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, एरीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप, हुकनुमा प्रतिरूप, पूर्ववर्ती प्रतिरूप तथा अध्यारोपित प्रतिरूप। तो ये जो प्रतिरूप हैं, जो भी हमने 10 प्रतिरूपों का यहाँ पर नाम लिया है, ये सभी प्रतिरूप नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न बनाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में बहने के पश्चात नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो उन प्रतिरूपों को ये नाम दिया गया है। जैसे जालीनुमा अर्थात यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदियाँ अथवा उनकी सहायक नदियाँ जाल के रूप में फैली होती हैं, एक दूसरे को लगभग राइट एंगल पे क्रॉस करती हुई चलती हैं, तो दूर से देखने पर जाली की भांति इनका प्रतिरूप हमें नज़र आता है। दूसरा प्रतिरूप है वृत्ताकार प्रतिरूप। ये प्रतिरूप वहाँ पर विकसित होता है जहाँ पर जैसे बीच में कोई कठोर चट्टान है या पहाड़ी है और उस पहाड़ी के चारों तरफ कोई नदी बहती हुई हो, तो वो वृत्ताकार अवस्था में, वृत्ताकार आकृति में हमें नज़र आता है उसका पैटर्न। इसी प्रकार से एरीय प्रतिरूप है। एरीय प्रतिरूप में धरातल का मध्यवर्ती जो भाग है वो ऊंचा होता है और चारों ओर का भाग नीचा होता है, इसलिए उच्च भाग से निकली जो नदी होती है वो चारों ओर तेजी से बहती है। जैसे केंद्रीय भाग से नदी का उद्गम होता है और एक नहीं कई नदियाँ होती हैं, केंद्रीय भाग से चारों दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग नदी तेजी से बहने लगती है। तो एक एरीय प्रतिरूप वहाँ पर नज़र आता है कि एक सेंटर से विभिन्न दिशाओं में नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। इसी प्रकार से आयताकार, वलयाकार ये प्रतिरूप हैं। जैसे भी आपकी ज्योमेट्रिकल इनके नाम दिए गए हैं, उसी नाम के अनुसार इन नदियों के सिस्टम के द्वारा, इन नदियों के तंत्र के द्वारा ये प्रतिरूप विकसित होते हैं। जैसे यहाँ पर 6 नंबर पे है केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप। तो केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप जो है वो आपका एरीय प्रतिरूप का लगभग उल्टा है। एरीय प्रतिरूप में मध्य में ऊंचा भाग है जहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, जबकि केंद्रोन्मुखी जो प्रतिरूप है वहाँ पर मध्य में निचला भाग है, अर्थात कोई झील है और उस झील में चारों तरफ से नदियाँ आकर उसके अंदर प्रवाहित हो रही हैं। वहाँ बाहर की तरफ जाती है, यहाँ पर अंदर की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार से ये अन्य जो भी प्रतिरूप दिए गए हैं, समांतर प्रतिरूप अर्थात दोनों नदियाँ या नदियों की जो भी सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर अवस्था में चलती रहती हैं। तो हुकनुमा प्रतिरूप, पूर्ववर्ती प्रतिरूप तथा अध्यारोपित प्रतिरूप, ये इस प्रकार से नदी अथवा उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो विकसित प्रतिरूप होता है, उस विकसित प्रतिरूप को विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।